नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है आदिकालीन परिस्थितियाँ। इससे पहले मैंने आपको कक्षा के अंदर बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में विभाजित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें आदिकाल का आरंभ है वो कुछ विद्वान संवत 700 से मानते हैं और कुछ विद्वान संवत 1050 से मानते हैं। हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल है, उनके अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से होता है और आज तक जो अनवरत रूप से चल रहा है। संवत 1050 से 1375 तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। आज हम आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आदिकाल की विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि परिस्थितियाँ कैसी थी और उन परिस्थितियों का प्रभाव उस समय के जो कवि थे, साहित्यकार थे, उनके ऊपर किस रूप में पड़ा, इसका अध्ययन हम करेंगे। क्योंकि किसी भी साहित्यकार की रचना का अध्ययन करने के लिए, किसी युग की रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे लिए उस समय की परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना उस समय की परिस्थितियों को जाने हम किसी भी रचनाकार के साथ या रचना के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह एक ओर अपनी युगीन परिस्थितियों का चित्रण करता है और दूसरी ओर उससे प्रभावित भी होता है। ऐसी दशा में किसी भी युगीन साहित्य को भली भांति समझने और उसका मूल्यांकन करने से पहले तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन अर्थात उस समय की परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना उस समय की परिस्थितियों को जाने हम रचनाकार और उसकी रचना का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्वानों में उसकी काल सीमा के बारे में पर्याप्त मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभ 750, कुछ 700, कुछ 1050 से मानते हैं, लेकिन जब हम इसकी परिस्थितियों के संबंध में बात करते हैं तब लगभग सभी विद्वान 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक की युगीन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। इसलिए यहाँ हम भी 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक की जो भी परिस्थितियाँ थीं उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। परिस्थितियों में सबसे पहले आता है राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक शब्द जैसा कि राजा से बनता है शब्द, राजा, शासन, अर्थात उस समय शासन की परिस्थितियाँ कैसी थी, शासक कैसा था, उसके प्रजा के साथ संबंध कैसे थे, वो सब कुछ राजनीतिक परिस्थितियों में आता है। आदिकाल का काल निर्धारण सन 700 ईस्वी से 14 ईस्वी तक कई विद्वान करते हैं। इस तरह इसकी कुल अवधि 700 वर्ष बैठती है। इन 700 वर्षों में भारतीय राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव आए, इसलिए इस काल को राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, अराजकता, पारस्परिक क्लेश व पराभव का काल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत की राजनीतिक व्यवस्था व सुदृढ़ता डगमगाने लगी। उसके शासनकाल में भारत की संगठित सत्ता अब खंड खंड होने लगी थी। राजपूतों, जाटों आदि के परस्पर वैर भाव के कारण होने वाले आपसी संघर्षों में ही उनकी शक्ति का पतन होने लग गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 710-711 ईस्वी में सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। यद्यपि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण करना कोई नई बात नहीं थी, परंतु मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण ने भारत की भावी राजनीतिक दशा को प्रभावित किया। सिंध प्रांत का शासक दाहिर और उसके पुत्र ने पग पग पर मोहम्मद बिन कासिम का कड़ा विरोध किया, परंतु वहां के जाटों ने दाहिर की सेना को सहयोग नहीं दिया। इसलिए इस युद्ध में सिंध का शासक दाहिर पराजित हुआ। इस प्रकार भारत में इस्लाम के प्रादुर्भाव का प्रथम चरण पूरा हुआ। इस युद्ध में जनसाधारण के द्वारा युद्ध के प्रति उपेक्षित रहने से यह पता चलता है कि तत्कालीन जनता अपने शासक के प्रति कितनी उदासीन थी और उसमें राजनीतिक चेतना का ह्रास हो चुका था। राष्ट्र कवि दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। उन्होंने आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में भारत में
मुसलमान आक्रमणकारियों के बारे में लिखा है कि मुसलमान आक्रमणकारी जहाँ जहाँ गए उन्होंने वहाँ की जनता के सामने 3 रास्ते रखे, या तो कुरान लो और इस्लाम को कबूल करो, या टैक्स दो और अधीनता स्वीकार करो, अथवा दोनों में से कोई बात पसंद ना हो तो तुम्हारे गले पर गिरने के लिए तलवार प्रस्तुत है। आदिकालीन साहित्य में तलवार की यही खनक सुनाई देती है, जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दे दिया था। 10वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव पर गजनी के शासक सुबुक्तुद्दीन ने उत्तरी पश्चिमी भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण की मूसलाधार बारिश कर दी। उसके ताबड़तोड़ आक्रमणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत का गढ़ समझा जाने वाला पंजाब भारत के हाथों से निकल गया। इसका परिणाम यह निकला कि अब संपूर्ण भारत विदेशी आक्रमणकारियों के लिए खुला था। तुर्कों को अब तत्कालीन युग में मध्य देश पर सीधे आक्रमण करने के अवसर प्राप्त हो गए। 9वीं और 10वीं शताब्दी में जो क्षत्रिय राजवंश मुख्य रूप से उभरे उनमें एक चंदेल राजवंश भी था। इनकी शक्ति का केंद्र बुंदेलखंड था, लेकिन धीरे धीरे इनका शक्ति विकास जो था वो राजवंश था वो समाप्त हो गया। इस प्रकार त्रिपुरी का शक्तिशाली कलचुरी राजवंश भी इतिहास प्रसिद्ध है। 10वीं शताब्दी के आसपास इस राजवंश का उदय हुआ था। इसके शासकों ने उत्तरी भारत के शासकों को कई युद्धों में पराजित किया। उनके परस्पर संघर्ष से उत्तरी भारत की राजनीतिक शक्ति क्षीण होती चली गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, जो कि कई विद्वानों के अनुसार संवत 1050 से 1375 है और कईयों के अनुसार संवत 700 से 1375 है, वह आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से युद्ध, अशांति और संघर्ष का युग है। भारतीय नरेशों में परस्पर द्वेष की भावना ने उन्हें संगठित होने से रोका और उनकी इसी फूट का लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। जिस देश में लगभग 700 सालों तक थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आक्रमण या परस्पर संघर्ष होते रहे हो, उस देश का तत्कालीन साहित्य सुरक्षित रह पाना भी लगभग असंभव है। मोटे रूप से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के सफल होने के 2 कारण सामने आते हैं। पहला कारण, यहाँ के शासक विलासी थे, वे अपने अहंकार से ग्रस्त थे और उनका यह अहंकार ही परस्पर संघर्ष द्वेष का कारण बनता था। साधारण जनता युद्ध के अंदर कोई रुचि नहीं लेती थी, क्योंकि जनता का समान रूप से शोषण किया जाता था, इसलिए उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव था। इसी कारण इन शासकों को युद्ध के समय जनसाधारण से कोई विशेष सहयोग नहीं मिला। दूसरा मुख्य कारण, इन शासकों के परस्पर संघर्ष ने उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया और वे परंपरागत शैली में ही युद्ध करते थे। युद्ध क्षेत्र में वे अपनी उदारता दिखाने का अवसर नहीं छोड़ते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत की आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियां देश हित के अनुकूल नहीं थी। दूसरी प्रकार की परिस्थितियों के अंदर आता है सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक शब्द जो है वो समाज से बना है, अर्थात आदिकाल में समाज की क्या स्थिति थी, समाज के अंदर कौन सी व्यवस्था पाई जाती थी, समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, समाज में कितने वर्ण पाए जाते थे, कौन सा व्यवसाय प्रचलन में था, ये सब कुछ सामाजिक परिस्थितियों में आता है। आदिकालीन युग में भारत का समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ था। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद क्षत्रिय वर्ग को समाज में दूसरा स्थान प्राप्त था और तीसरा जो वर्ग था वो वैश्यों का था, यानी पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। इस तरह से ब्राह्मणों का काम जो था, ब्राह्मणों का कार्य, उनको समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, पूजा पाठ इत्यादि ब्राह्मण करते थे। क्षत्रियों का काम देश की सेवा, देश की रक्षा करने का था, यानी वो रक्षा श्रेणी के अंदर आते थे। वैश्य तीसरा था, वैश्यों का मुख्य कार्य व्यवसाय करना था, ये देश के भीतर और विदेशों से भी व्यापार करते थे। और जो चौथा स्थान था वो शूद्रों का था, इनका मुख्य कार्य तीनों से वर्गों की सेवा करना था। आवश्यकता पड़ने पर ये किसी छोटे मोटे व्यवसाय को भी अपना सकते थे। समाज में उस समय गुलाम भी पाए जाते थे, गुलामों को खरीदा बेचा जाता था।
इसलिए यहाँ स्पष्ट होता है कि आदिकाल के आरंभ में भारत का समाज वर्णों और वर्गों में बंटा हुआ था। यहाँ पर अनेक रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रचलन था। राजा और धनाढ्य लोग बहुपत्नी प्रथा में विश्वास रखते थे। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। समाज में नारी की दशा अधिक अच्छी नहीं थी। मुसलमानों के आक्रमण के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। बाल विवाह, बाल विधवा जैसी कुरीतियां भी समाज में व्याप्त थी। सामाजिक परिस्थितियों के बाद आता है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, यानी उस समय भारत की संस्कृति कैसी थी। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, परंतु आदिकाल तक आते आते उसमें अनेक परिवर्तन आ चुके थे। अब वर्ण व्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना हो गई थी, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित थी कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, वहीं अब मनुष्य अपने जन्म से महान बनने लग गया था। शिक्षा प्राप्ति के अवसर अत्यंत सीमित थे, इसलिए अधिकांश जनता अशिक्षित थी। यही कारण है कि तत्कालीन युग में अंधविश्वासों, पाखंडों और बाह्य आचारों का बोलबाला था। भारत के अंदर वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला इत्यादि की भी अनेक शैलियाँ प्रचलन में थी। हिंदू शासकों और धनाढ्यों में मंदिर आदि का निर्माण करने की प्रबल भावना थी, इसलिए इस युग के अंदर मंदिरों का निर्माण भी बहुतायत में हुआ। वास्तुकला में भारतीय व ईरानी शैली का अद्भुत समन्वय हुआ। नए नए भवनों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार चित्रकला, संगीत कला आदि में भी भारतीय और ईरानी का सम्मिश्रण हुआ। मुसलमानों के आगमन के पश्चात भारतीय रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि में भी अनेक परिवर्तन आए। उसके पश्चात अगली जो परिस्थितियां हैं वो है धार्मिक परिस्थितियां, अर्थात धर्म की स्थिति उस समय कैसी थी। आदिकालीन भारतीय समाज में धार्मिक परिस्थितियां कुछ विशेष अच्छी नहीं थी। शंकराचार्य के आगमन से पूर्व तो भारतीय समाज विभिन्न संप्रदायों, मतों के जाल में उलझा हुआ था। महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म अब अनेक शाखाओं, उपशाखाओं यथा हीनयान, महायान इत्यादि में बंट चुका था। इनमें अब बौद्ध धर्म के मूल तत्वों के स्थान पर पाखंड इत्यादि का समावेश हो चुका था। समाज में जादू टोनों, तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रचलन बढ़ रहा था। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी अनेक संप्रदायों का उदय हो चुका था। हिंदू धर्म में वैष्णव, शैव, शाक्त इत्यादि संप्रदायों का प्राधान्य था। ये संप्रदाय भी अनेक अलग अलग मतों में बंटे हुए थे। जैसे शैवों में पाशुपत, कालामुख, कापालिक आदि मतों का प्रचलन था। जैन संप्रदाय में भी अब तंत्र मंत्र, टोना इत्यादि का प्रचलन बढ़ने लगा था। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समाज में धर्म के मूल सार और उसकी मूल भावना के स्थान पर पाखंडों, अंधविश्वासों इत्यादि को ही धर्म समझा जाने लगा था। उसके पश्चात अगली जो परिस्थितियां हैं वो है साहित्यिक परिस्थितियां। यद्यपि आदिकालीन युग युद्ध और क्लेश का युग है, फिर भी इस युग में साहित्य का निर्माण सतत रूप से जारी रहा। इन 700 वर्षों की अवधि में साहित्यिक रचनाओं को मुख्यतया 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग संस्कृत साहित्य, दूसरा प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य और तीसरा हिंदी साहित्य। मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व तक संस्कृत ही राज दरबार की भाषा होती थी। राजा भोज का संस्कृत प्रेम विख्यात है, आपने भी सुना होगा। ऐसे दरबारी कवियों ने संस्कृत भाषा को ही साहित्य भाषा के रूप में स्वीकार किया, जबकि यह भाषा जन सामान्य से विमुख होती जा रही थी। इस समय के संस्कृत भाषा के प्रमुख और विख्यात संस्कृत साहित्यकार आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र इत्यादि थे। इस युग की दूसरी साहित्यिक धारा प्राकृत एवं अपभ्रंश की भाषा से युक्त थी। इस संबंध में 11वीं शती का उत्तरार्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैन साहित्य मुख्यतया परिनिष्ठित अपभ्रंश में ही रचित है। गुजरात में धार्मिक और राजकीय दोनों ही स्तरों पर अपभ्रंश साहित्य की रचना को प्रोत्साहन दिया गया। उदाहरण के लिए राजा कर्ण के दरबार में अपभ्रंश कवियों को विशेष स्थान प्राप्त था। उन्हीं के शासनकाल में प्राकृत प्रेंगलम ग्रंथ की रचना हुई। इस युग में हिंदी भाषा में भी अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, परंतु इसे देशी भाषा कहना अधिक उपयुक्त है।
सिद्धों, नाथों इत्यादि ने देशी भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। डिंगल, पिंगल, मैथिली इत्यादि तत्कालीन युग की देशी भाषाएं थी। इन्हीं भाषाओं में रासो काव्य जैसे बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो इत्यादि की रचना हुई, जो कि वीर काव्य के अनुपम उदाहरण है। इनकी अतिरिक्त कतिपय हिंदू से मुसलमान बने साधारण लोगों ने भी हिंदी अथवा देशी भाषा में काव्य रचना की। विषम परिस्थितियों में जनसाधारण के कवियों द्वारा रचित देशी भाषा की रचनाओं का नष्ट होना स्वाभाविक था, इसलिए आज उनकी रचनाएं अप्राप्य है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल न होकर प्रतिकूल थी। तत्कालीन युग में अधिकांश कवियों को दरबारों में संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वे या तो राजा की इच्छानुसार धर्म, उपदेश इत्यादि पर काव्य रचना करते थे, या फिर उनकी भोग विलासी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने वाली दरबारी कविता की रचना करते थे। यही कारण है कि इस काल के साहित्य में धर्म, उपदेश के साथ साथ वीर और श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि आदिकाल में प्रचुर मात्रा में साहित्य सामग्री का निर्माण तो हुआ, परंतु अनेक कारणों से वह लुप्त या नष्ट हो गया। जैसे नाथ व सिद्ध संप्रदाय की अधिकांश साहित्यिक सामग्री साधुओं की अनन्य नमस्तकता के कारण नष्ट हो गई, तो अनेक दरबारी कवियों की रचनाएं उनके आश्रयदाताओं के पतन के साथ ही विलुप्त हो गई। आज केवल वे ही रचनाएं प्राप्त होती है जो कि जनसाधारण में लोकप्रिय थी, जैसे विद्यापति की पदावली, जगनिक के द्वारा रचित आल्हा खंड इत्यादि रचनाएं आज भी जनसाधारण में प्रचलित है। धन्यवाद।